नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजूरुल हसन आज आपको बीपीएससी 141 गांधी आइडियाज, आज का उन्वान है सत्याग्रह और ट्रस्टशिप। सत्याग्रह जो वर्ड है ये गांधी की तरफ से एक नॉन वायलेंस मूवमेंट कहते हैं। इसका अगराज और मकासद जो है सत्याग्रह का तस्वुर, सत्याग्रह के इंडिया आइडिया के जरिए सत्याग्रह बमुकाबले दौरे आगरा, सत्याग्रह ने अक्सर पसंदी कौम परस्ती की मुखालफत की, सत्याग्रह का ज़ाब्ता इखलाक, सत्याग्रह सिविल नाफरमानी और अदम ताउन। प्यारे दोस्तों, अगर हम सत्याग्रह की बात करते हैं तो जनूबी अफ्रीका में गांधी जी ने के बरसों ने इन्हें नस्ल परस्ती की बुराइयों से रोशनास कराया। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो उन्होंने वहां पे बहुत सारी चीजों का प्रयोग किया। उनको देखा कि इन चीजों से कहीं कितनी जो राइटर्स को हड़प किया जा रहा है, इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, कास्टिज्म पे जोर दिया जाता है, नस्ल परस्ती पे जोर दिया जाता है। मीन्स हर तरह की एक्सप्लॉयटेशन जो है आम नागरिकों को देखने में आ रहा है। इसी तरीके को देख के गांधी जी जो सफेद फॉर्म जो नवाबाद वर्कर्स के हाथों से सियाह फॉर्म जिनको तकलीफ और जल्लत का सामना करना पड़ता, मीन्स की जो वाइटर्स साउथ अफ्रीका में है, क्योंकि वही से रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम कहते हैं ने अपना आगोश में ले लिया, और सफेद वाइटर्स जिनको हम कहते हैं, जो सफेद रंग के जो लोग थे, वो सियाह रंग के, काले रंग के लोगों को बहुत सारी तकलीफें और जल्लत से देखते थे, और इसने खुद तजुर्बा किया। गांधी जी जो था साउथ अफ्रीका में, उसने इस चीज का खुद ही तस्वर किया, खुद ही इसने तजुर्बा किया, जाती तौर पे उसने तजुर्बा किया कि इन चीजों को साउथ अफ्रीका में कितना बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए गोरे अपने ही मुल्क में सियाह फार्म पर गलबा हासिल करने के काबिल थे, क्योंकि इन्हें किसी मजम्मत का सामना नहीं करना पड़ा। गांधी जी को ये हालात देखकर गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ये हालात देखकर बहुत ही दुखी हो गए, और इसी उन्वान में थे कि किस तरीके से, किस हिसाब से इनको देखा जाए, इनके आगोश को माना जाए, इनके जहन में इस बात को उतारा जाए कि असल में लोगों की क्या अहमियत है, ह्यूमन राइट्स क्या अहमियत है। तो इन चीजों का इसने बड़ा प्रयोग किया। गांधी जी साउथ अफ्रीका में तहरीक शुरू की, क्योंकि इनका मानना था कि उसके मुतालबात सच्चे और फलसफाना है। इसके साथी मगन लाल गांधी ने सत्याग्रह की इतला तजवीज की, जिसका मतलब अच्छे मकसद में मजबूत। गांधी जी ने इसे सत्याग्रह में बदल दिया। सदाग्रह और सत्याग्रह की मगन लाल गांधी जो थे, उन्होंने सदाग्रह की इतला तजवीज की। किसको की थी? गांधी जी को। लेकिन गांधी जी ने इसी सदाग्रह को सत्याग्रह में तब्दील दिया, बदल डाला,
लफ्ज सत्य का मतलब, अब हमें लफ्जी माने कुशादी, जानत, इंसाफ, सच्चाई है। उस सच्चाई का लफ्ज सत्या से माज खुद है, जिसका मतलब है वजूद और हकीकत में सच के सिवा कुछ भी नहीं, और या मौजूद नहीं। सत्याग्रह का लफ्जी मतलब है सच्चाई पर इसरार। गांधी जी का जो नारा था, जो उसने मगनलाल गांधी से एक तजवीज के तौर पे जो उसने दिया था गांधी जी को, उसने उसको सत्याग्रह में, सत्याग्रह का मतलब ही जो था वो था कि सच्चाई पे इसरार। हमें सच्चाई, ट्रूथ ऑफ लव, लव विद द ट्रूथ, इन चीजों पे गांधी जी ने बहुत सारे फलसफों का, जहां भी जाते थे इस चीज को नॉन वायलेंस, बिना लड़ाई झगड़े के इस चीज को लोगों तक पहुंचाते थे कि हमें किस चीज का प्रयोग करना चाहिए, हमें किन लोगों को मानना चाहिए, हमें किस तरीके से दूसरे लोगों के साथ रहना है, हमें किस तरीके से हमें अपने आप को देखना है। ये गांधी जी का एक सच्चा था। गांधी सत्याग्रह सिर्फ एक सियासी जद्दोजहद नहीं थी, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था। गांधी जी का सत्याग्रह जो था ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था, बल्कि ये सच्चाई के लिए हिम्मत के साथ इखलाकी जद्दोजहद भी था। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी ने अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए जो इस चीज को इस्तेमाल किया, कुछ ने कहा कि फॉर द पर्सनल बेनिफिट ऑफ द गांधी, उस चीज के लिए। लेकिन असल में बात जो थी, सत्याग्रह ये कोई सियासी जद्दोजहद नहीं थी। इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल स्ट्रगल, बट इट वाज अ स्ट्रगल रिगार्डिंग द ट्रूथ। ये एक समाजी, ये एक इखलाकी, ये एक स्पिरिचुअल, ये एक मॉरल, ये एक सोशल एक जद्दोजहद थी, जिसकी गहराई अगर हम देखते हैं, अगर इसकी गहराई नजरिया इक्तदार थे, गांधी जी ने अपने तरीकों से जनूबी अफ्रीका में काबिल जिक्र कामयाबी हासिल की। न कि भारत में बल्कि जनूबी अफ्रीका में भी गांधी जी ने अपने इजहार को, अपने इस मोमेंट को, अपने इस एक इखलाकी जद्दोजहद को जारी रखा और बहुत हद तक ये कामयाब हो गए। काबिल जिक्र की मिलने लोग आज भी याद करते हैं कि गांधी जी ने अगरचे इस जद्दोजहद को बाकी इंटरनेशनल ममालिक में भी अगर उसने इस बात को छेड़ी, लेकिन बहुत हद तक कामयाब हुए। लेकिन वो 1915 के नस्ब आखिर में हिंदुस्तान वापस आए। जब वो हिंदुस्तान वापस आए तो और कौम सियासत में डूबी गई थी। मीन्स की जब 1915 में गांधी जी कहां से वापस आ गए, साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे हमारा जो इंडिया के जो लोग, हिंदुस्तान के जो लोग, वो सियासत में डूब गए थे। वो सियासत में अपना सारा कुछ खो बैठे थे, और सारे जो लोग थे वो हर किसी चीज को सियासत के रंग से देखते थे, और लोगों में ये अपने होश खवा बैठे थे कि हमें सोसाइटियल इंटरेस्ट उनमें बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। वो सोशली, मॉरली, स्पिरिचुअल बिल्कुल उनके पास कोई उस चीज का नामो निशान नहीं था। तो गांधी जी हिंदुस्तान में जब वापसी के तौर पे, तो ये देख के गांधी जी बहुत मायूस हो गए। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि गांधी जी को बापू, फादर ऑफ द नेशन, यूं ही अवार्ड नहीं मिला। इसको फाउंडर ऑफ द, जिसको कहते हैं इंडिया, हम बापू के नाम से जानते हैं। तो ये एक एजाज था इसी को कि बाप का जो नजरिया होता है वो बाकी सदस्यों से अलग होता है। बाप का नजरिया हमेशा जितने भी उसके सदस्य घर में होते हैं, बेटी हो, बहू हो,
بیٹا ہو، سب پہ بالکل ایک جیسا ہوتی ہے کہ ان کے بیوش کے لیے، ان کے اچھائی کے لیے کیا ہونا چاہیے. تو اسی طریقے سے گاندھی نے جب ہندوستان واپس آئے تو اپنے پرسنل انٹرسٹ کو چھوڑ کے اس نے کیا کیا، اپنی پرسنل لائف کو فریڈم سٹرگل میں نشاور کر کے اس نے ہندوستان کے لوگوں کے لیے بہت ساری کوشش کی کہ ان کو کس طریقے سے ایک سٹینڈ مل جائے، ان کو کس طریقے سے سوشل لائف کا بینیفٹ مل جائے، سوشل لائف کیسے ایگزسٹ ہو جائے. ہندوستان سیاسی منظرنامہ میں گاندھی کے ظہور اور ان کے ستیہ گرہ تحریک نے اسے بھرپور اور کامیاب عوامی تحریک میں بدل دی. اب یہ گاندھی جی کا جو ستیہ گرہ کا نعرہ تھا، یہ اب کیونکہ گاندھی جی کے واپس آنے پہ کہ سیاست نے ہندوستان میں اپنا ظہور، اپنا روشن ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے گاندھی جی کے اس نعرے کا ستیہ گرہ کو ستیہ گرہ جو تحریک تھی، اس نے بھرپور کامیابی نہ کہ ایک پرسنل یا ایک قوم کی بلکہ عوامی تحریک میں بدل دی. کیونکہ اس پہ سب لوگوں نے لگ بھگ جو تھے ہندوستان میں، سب نے اس تحریک کو تہہ دل سے ویلکم کیا، جس سے بلاخر ہندوستان کو یورپین نوآبادی حکمران کے چنگلے سے آزاد بھی کر دیا. یہی وہ چیز تھا، یہی وہ تصور تھا، یہی وہ تحریک تھی جس کی وجہ سے گاندھی جی نے اس تحریک کو عوامی تحریک ٹھہراتے ہوئے عوامی تحریک کا نام دے کے پوری وشو میں، پورے ورلڈ میں اسی چیز سے آزاد ہوئے. اور جو یورپین کنٹری، جو انگریزی، جو برٹشرز ہندوستان میں سالوں سے حکومت کر رہے تھے، جس نے پورے ہندوستان کو اپنے غلبے میں پوری طریقے سے تباہ کر چکا تھا، اپنی مفاد کے لیے ہندوستان کو بالکل اس طریقے سے تباہ کر کے کہ تاکہ یہ غلامی کے جو آثار ہے ان پہ ہمیشہ زندگی بھر منڈلاتے رہے. لیکن گاندھی جی نے اس ستیہ گرہ کو اس طریقے سے پیش کیا، اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں اتارا، اس طریقے سے لوگوں کے ذہن میں اس بات کو بٹھا دی تاکہ ہندوستان کے ہر ناگرک کو یہ سمجھ آئے کہ آخر ہمیں انگریزوں کے اس غلامی سے اپنی زندگی کب تک نشاور کرے. تو انہوں نے اس تحریک کو ایک عوامی تحریک سے وابستہ دے کر اپنی اس غلامی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، جسے شاید برسوں سے کیا سالوں سے وہ اس غلامی کے ظہور سے، اس غلامی کے ارادوں سے تہس نہس ہو چکے تھے. اب ستیہ گرہ کا تصور گاندھی کے مطابق ستیہ گرہ براہ راست کارروائی کے سب سے طاقتور طریقوں میں ایک تھا. مینس کی جتنے بھی گاندھی جی نے موومنٹس چلائے، چاہے ہم نے اس سے بات کی سودیش موومنٹ کی، چاہے ہم نے بات کی سوراج موومنٹ کی یا نان کوپریشن موومنٹ کی بھی ہم نے بات کی، تو ستیہ گرہ جو تھا، نان وائلنس، اہمسا جس کو ہم کہتے ہیں، ان طریقوں سے یہ بہت ایک طاقتور ہتھیار تھا گاندھی جی کے پاس، گاندھی کے عوام کے پاس، جس کا ایک ستیہ گرہ سہارا لے سکتا تھا. اسی لیے ایک ستیہ گرہ مسلسل اور متعارف تشکیل شدہ اتھارٹی سے رجوع کرے گا، رائے عامہ کی اپیل کرے گا، رائے عامہ کو آگاہ کرے گا، ہر اس شخص کے سامنے سکون سے اپنی معاملہ بیان کرے گا جو اس کی بات سننا چاہتا ہے.
और इन तमाम तरीकों को खत्म करने के लिए बैद ही सत्याग्रह का सहारा लिया गया। मीन्स कि हम कैसे अपनी आवाम की राय से आगोश में ले ले, हम एक शख्स के सामने सुकून से अपना मामला कैसे बयान करें, हम किसी की बात को कैसे सुने, हम दूसरे की बात को कैसे माने, हम दूसरे की बात का जांच कैसे करें, इन तरीकों को सत्याग्रह का सहारा लिया गया। क्योंकि इससे पहले क्या था, अंग्रेजों की हुकूमत में था जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत था, जिसके पास रुपया था, जिसके पास बहुत ऐसी चीजें थे, तो वही आगे जाता था। लेकिन गांधी जी के इस अवामी तहरीक से, सत्याग्रह से, उसने उन लोगों, अंग्रेजों के हिंदुस्तान के लोगों में इस तरीके से जान की, इस तरीके से इनके दिमाग में, इनके जान पे असर डाला ताकि लोग अपने आप को इस चीज से समझे, इस चीज से आगाह करें कि इस चीज से हमें क्या मिल रहा है, इस चीज से हमें कितना आसानियां हो रही है। उन्होंने इस सत्याग्रह को बहुत तरीकों से वजाहत दी, बहुत चीजों से, तजुर्बा से इन्हें सिखाया कि तरीक़े का कानून हर सलाह या अदालना वजूहत पर लागू होता है, लेकिन सत्याग्रह के मामले में कानून एक महूर के बराबर है। जैसे जैसे सत्याग्रह की जद्दोजहद आगे बढ़ती गई, कि जैसे जैसे हमने देखा कि सत्याग्रह जो है ये आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे अनासर इसकी ताकत और कदर को बढ़ाने में मदद करते हैं। कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इसकी मदद के लिए, जिन्होंने इस ताकत को, इस अवामी तहरीक की मदद से, इसकी ताकत से आगे बढ़ाने में बहुत मदद की, और इसके नताइज में मुसलसल इजाफा होता रहा। अब इस वजह से, इस तरीके से इनको मज़ीद सामनों का इंतजार करना पड़ा। मज़ीद जब सत्याग्रह का सहारा लेके इनको ज्यादा ताकत और कदर आने लगी, तो उन्होंने इसके नताइज में कि सत्याग्रह से हमें ताकत मिल रहा है, सत्याग्रह से हमें बढ़ावा मिल रहा है, तो इन नताइजों से सत्याग्रह का मुसलसल इजाफा होता रहा। यह वाकई नागुज़िर है और सत्याग्रह के पहले उसूलों से जुड़ा हुआ है। सत्याग्रह सच्चाई और अहिंसा, अदम तशद्दुद के दो उसूलों पर मबनी था। सत्याग्रह जो था वो ट्रुथ और नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड नॉन वायलेंस पे मबनी था, इन्हीं उसूलों पे मबनी था। गांधी जी का यही नारा था कि किस तरीके से हम अपने मकसद में कामयाब हो जाए, लेकिन खाली सच्चाई और बिना साइलेंट प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंस, वायलेंट के बगैर, तो इन्हीं उसूलों पे सत्याग्रह का जो आइडिया जो था वो मबनी था। मीन्स हम इस बात से यहाँ तक पहुंचे कि सत्याग्रह जो का, गांधी का जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह था, उसने दो प्रिंसिपलों, दो उसूलों पे हम कहेंगे कि इस सत्याग्रह को उजागर किया, इस सत्याग्रह का नारा उठाया। एक था ट्रुथ, सच्चाई, और दूसरा था नॉन वायलेंस। मीन्स आपको वायलेंस नहीं करनी है, आपको तोड़ फोड़ नहीं करना है। मीन्स आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो वो अपने आप को ही नुकसान कर रहे हैं। अगर आप सत्याग्रह को सच्चाई से ताबीर नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को डर की तरफ ले जा रहे हैं। उसी तरीके, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए गांधी जी ने यही दो उसूलों का, इन्हीं दो उसूलों पे मबनी किया सत्याग्रह को, सच्चाई और अहिंसा। गांधी जी
कि सियासी नजरिया का बुनियादी उसूल यही था। कौन सा? सत्याग्रह। ये जनमत, ये जिनिज्म, बुद्धिज्म या बहुत सारे भगवद गीता के मजहबी उसूलों पर भी मबनी था। जितने भी हिंदू बुक्स, जो मॉरल बुक्स थे, जो स्पिरिचुअल बुक्स थे, उनके उसूलों पे, उनके कारनामों पे, उनके अनासिर पे ये हमारा जो ये सत्याग्रह था, ये गांधी जी का जो ये सत्याग्रह था, ये इन पे मीन्स कि हम जैनिज्म की बात करते हैं, हम बुद्धिज्म की बात करते हैं, हम भगवद गीता की बात करते हैं, इनके उसूलों पे ही हमारा ये जो सत्याग्रह था ये मबनी था। ऐलान करते हैं कि पूरे दुनिया सत्या की या सच्चाई की बुनियाद पर कायम है। बहुत सारे उपनिषद, अगर हम उपनिषद की बात करते हैं, वो ऐलान करते हैं कि ये जो पूरा दुनिया है ये किस पे डिपेंडेबल है? सत्या पे, सच्चाई पे। सच्चाई के सिवा कुछ नहीं है। अगर दुनिया कायम है, अगर हिंदुस्तान कायम है, अगर पूरा वर्ल्ड कायम है, तो ये सिर्फ किस चीज पे कायम है? ये सच्चाई पे कायम है। उसी मीन्स की पहले भी मैंने कहा कि गांधी जी ने कि बुद्धिज्म को पढ़ के, जैनिज्म को पढ़ के, या हम भगवद गीता को पढ़ के, या उपनिषद का निजाम पढ़ के, उनके उसूलों को देख के इसने ये जो सत्याग्रह का ये जो है ये नारा उसने आम किया। महात्मा बुद्ध ने बनी नवा इंसान को अहिंसा या आत्मदर्शन का पैगाम दिया। अगर हम महात्मा बुद्ध की बात करते हैं तो उसमें लिखा गया है, उसमें उसका नारा था कि आम तशद्दुद से मीन्स नॉन वायलेंस जो है, उससे आपको कोई भी चीज आप बरकरार रख सकते हो और नफरत को दूर कर सकते हैं। अगर आपने तशद्दुद को यूज किया, अगर आपने वायलेंस को यूज किया, अगर आप वायलेंट हो गए, तो उससे नफरत पे नफरत, आपको नफरत से नफरत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। मोहब्बत से काबू पाया जा सकता है कि नफरत से कुछ हासिल नहीं होता है, बल्कि अगर आप मोहब्बत कर रहे हो, अगर आप लव कर रहे हो, अगर आप एक दूसरे से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जुड़े रहने की, तो उससे क्या है कि आप आपस में ज्यादा जुड़े रहोगे। जैसे आप आपस में की यूनिटी रहेगी, उससे आप ज्यादा कामयाब हो जाओगे। महावीर ने अहिंसा को मजहब की आला तरीन शक्ल करार दिया है। महावीर उसने क्या कहा है कि जो अहिंसा है ये मजहब का आला तरीन शक्ल है। मीन्स वी कैन से इट इज अ स्ट्रक्चर, इट इज अ pictorial structure, it is a picture of the religious, spatial religious है, important, essential। सत्याग्रह अक्सर पसंद कौमी परस्ती के खिलाफ था। सत्याग्रह जो था, इट वाज अगेंस्ट द मिलिटेंट्स। मीन्स सत्याग्रह अक्सरियत पसंद कौमी परस्ती के खिलाफ था। गांधी जी का ख्याल था कि सियासत या माशरे में तब्दीली मर्दों के दिलों व दिमाग को बदल कर लाई जाती है, न कि खूनी इनकलाबात से। गांधी जी का ये ख्याल था कि अगर आपको सियासत में या माशरे में अगर आपको तब्दीली चाहिए इंडिविजुअली तौर पे, या लोगों से आपको अगर चेंजेस चाहिए, तो उनके दिल व दिमाग से आपको बदलना है। किस चीज से बदलना है? आपको खून से नहीं बदलना है, आपको नहीं मारना है, आपको उनको खौफजदा नहीं करना है, उनके खिलाफ वायलेंट नहीं बनना है, उनके खिलाफ आपको जाबिर नहीं बनना है, उनके खिलाफ आपको सितमगर नहीं बनना है, बल्कि
उनसे आपको मोहब्बत से बात करनी है, तब जाके आप दूसरों के दिलों पे, दूसरों के दिमाग में आप अच्छे ख्याल डाल के उनको बदल सकते हैं। अगर आपने प्रोटेस्ट का यूज किया है, अगर आपने वायलेंस का यूज किया है, तो उससे आपके जो सियासी जो चीज है ये सारा कुछ बदल जाएगा। बल्कि अगर आपको सच में, अगर आपको रियली जो गांधी जी का ख्याल था कि अगर आपको सियासत में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अगर आपको चाहिए, अगर आपको पॉलिटिकल वैल्यू बढ़ाना है, अगर आपको सोशल वैल्यू आपको बढ़ाना है, सोसाइटी आपको बनानी है, तो आपको लोगों के दिमाग में मोहब्बत का असर डालना है, उनको मोहब्बत से समझाना है, उनको प्यार से समझाना है कि न कि अगर आपने खून खराबा का जो नारा उनके सामने रखा, खून खराबे का खोप रखा, उससे वो दूर हो जाएंगे, बल्कि न कि वो नजदीक हो जाएंगे। क्योंकि हर एक फर्द का ज़मीर होता है, हर एक इंसान का अपना दिमाग होता है, हर एक इंसान का अपना दिल होता है। किस तरीके से यूज करे, किस चीजों पे यूज करे, किस हिसाब से यूज करे, ये गांधी जी का ही था। गांधी जी का नारा यही था कि आप इंसान को, कि एक तो है इंसान, लेकिन इनका दिल अलग है, इनका ज़मीर अलग है, इनका दिमाग अलग है। इसीलिए आपको लोगों को प्यार से समझाना है, उनको अच्छे ढंग से समझाना है। इसलिए गांधी जी ने इसकी बेदारी का मकसद मुतशद्दिद जरिए से नहीं, बल्कि खुद तर्ज़किया नफ्स और इखलाकी असल और रसूल पर जोर दिया। इन्हें यकीन था, गांधी जी को बिल्कुल यकीन था कि सत्याग्रह के जरिए जो है दिल की तब्दीली मुमकिन हो सकती है। गांधी जी को इसीलिए वो कहता था कि यू कैन चेंज द हार्ट, यू कैन चेंज द माइंड ऑफ द पीपल बाय ओनली विद द ट्रूथ, बाय ओनली विद द ट्रूथ एंड लव। अगर आपने इस चीज को बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया, then you cannot see that there will be the changes. आप नहीं देख सकते हो कि इन चीजों से चेंजेस आ रहे हैं, क्या कहते हैं, लोगों में चेंजेस आ रहे हैं। वो आपसे दूर भागेंगे, वो आपके जो इस तहरीक से दूर जाएंगे अगर आप इनको वायलेंट के हिसाब से उनको लाने की कोशिश करोगे। उनको प्यार को से समझाना है कि इस चीज से आपको कितना फायदा है, इस चीज से आपको क्या हासिल होगा। इसी तरीके से गांधी जी ने बहुत अच्छे ढंग से बहुत कोशिश की कि अगर आप असर रसूख यूज करोगे, उनको यकीन दे दोगे कि मुझे भी यकीन है। गांधी जी का कहना है कि यही सत्याग्रह जो है एक आम नारा बन जाएगा कि उस चीज को तब्दील करने के लिए। हिंदुस्तानी नौजवानों ने गांधी की नजरिया से इत्तेफाक नहीं किया और नवाबादी हुक्मरान से जल्द आज़ादी हासिल करने के लिए ज्यादातर तशद्दुद तरीके इख्तियार करने को तरजीह दी। कुछ अनासिर ने इस सत्याग्रह को ज्यादा जोर नहीं दिया, या गांधी जी के जो नजरिया थे उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। उन्होंने सोचा कि आज़ादी जल्द अज जल्द तशद्दुद से ही हासिल हो सकती है, हालांकि इससे पहले भी खूनरेज़ी हो चुकी थी, लेकिन बगैर कुछ हासिल लोग अपने जवान अपने साथियों से बिछड़ रहे थे। लेकिन कुछ अनासिर ने इस चीज पे ज्यादा जोर दिया कि आप आज़ादी का अगर आपको जल्दी से हासिल करना है, कुछ हुक्मरानों ने भी, तो आपको वायलेंट तरीके से इख्तियार करना है, आपको तशद्दुद पे आपको जोर देना है। उन्होंने महसूस किया कि इल्तिजाए और दुआओं की मुतअद्दिद हुकूमत अमली नाकाम हो गई है, कि ये जो लोग कह रहे हैं कि आप रिक्वेस्ट कर लो, आप दुआओं में मांगो, तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है।
ये बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। तो गांधी जी के खिलाफ थे कि गांधी जी को कहता था कि आप अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो लेकिन वो होना चाहिए, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होना चाहिए। लेकिन इस चीज पे कुछ अनासिर बिल्कुल गांधी जी के खिलाफ थे। इस हिकमत अमली से बिल्कुल वो बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखते, बिल्कुल भी इस चीज से बिल्कुल वो नफरत करते थे कि इन चीजों से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। भारत की सरजमीन पे वैश्याना ताकत कुदरती नहीं है, लिहाजा एक शख्स को मुकम्मल तौर पर रूह की ताकत पर इजहार करना पड़ेगा। किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि किसी भी मरहले पे किसी मकसद तक पहुंचने के लिए कि ये जो वैश्याना, ये जो अंग्रेजों का गलबा, ये जो कॉलोनियल रूल यहाँ पे जो बिछावर हो चुका है अंग्रेजों की तरफ से, इसने हमारे इस भारत माता को अपनी आगोश में ले लिया है। जुल्म जातियां हो रही है। तो गांधी जी ने इसी बात को ज्यादा जोर दिया कि इन चीजों को आप प्यार मोहब्बत से समझाए, लेकिन कुछ नौजवान अनासिर ने, कुछ आम लोगों के अनासिर की वजह से या पर्सनल अफेयर्स की वजह से उन्होंने कहा कि हम इस ताकत को अपने ताकत से या प्रोटेस्ट से दूर कर सकते हैं, हम आज़ादी। उसी तरीके से सिविल, अगर हम सत्याग्रह, सिविल नाफरमानी और अदम ताउन की बात करते हैं, जो आपके दोस्तों आपके इस बुक BPSC 141 में लिखा है, तो क्योंकि सत्याग्रह का जो कंसेप्ट है लंबा चौड़ा है, अगर इस पे हम बात करेंगे, इस पे कितनी चीज़ों का, तो तब हमें शायद अब इस किताब से टच होने के बावजूद या इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं कंसेप्ट्स को समझाने की कोशिश के बावजूद हम आम चीज़ों पे ध्यान देंगे। आखिर में कुछ जब सत्याग्रह का कंसेप्ट जब इख्तिताम पजीर होगा, तो उसके साथ साथ में 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सत्याग्रह था क्या कहाँ पे हुआ था। अच्छा, सिविल नाफरमानी और अदम ताउन जैसे कि सत्याग्रह के तहत अमल किया जा सकता है, मुसीबत के कानून पर मबनी है। ये नजरिया की मसाइब को बर्दाश्त करने का जरिया है। इसका मतलब किसी फर्द या माशरे के इखलाकी तरक्की है। इसीलिए सत्याग्रह में अदम ताउन हक और इंसाफ के साथ मुखालिफ के ताउन को भी यकीन बनाने का जरिया है। तो कुछ चीजें ऐसे भी थे कि इस सत्याग्रह को अपनाने के इखलाकी तरीके से इनको समझाने से कि हमें अपना इंसाफ का हक, अपने ताउन का, अपने हक का इंसाफ हमें मिलने के लिए हमें मुखालफत भी करनी है। मुखालफत को यकीन बनाना है। इनको इन चीज़ों से भी समझाना है कि आखिर जो हमारा जो हक है वो आप क्यों हड़प कर रहे हो। इनको हमें कुछ ताकतों का भी, कुछ मुखालफत का भी यूज करना है, न कि खाली प्यार और मोहब्बत से। ये कुछ चीजें जो थे, लेकिन हमें गांधी का फलसफा ही चाहिए। गांधी जी का मुखालिफ ख्याल था कि बुराई के साथ अदम ताउन इतना ही फर्ज है जितना कि अच्छाई के साथ ताउन। गांधी जी का कहना था कि ये जो बुराई है उसके साथ ताउन करने के लिए ऐसा ही फर्ज जैसा है कि अच्छाई के साथ ताउन करना। कि अगर आपको बुराई के साथ ताउन करना है तो आपको अच्छाई के साथ भी ताउन करना है। अमन पसंद, सिविल नाफरमानी, गलत पॉलिसियों के खिलाफ सही मजम्मत, गैर फाइल मजम्मत, अदम ताउन गांधी जी की जानिब से अदम तशद्दुद की वो जद्दोजहद के कुछ शक्लें है। ये तमाम इस्लाहात आम इस्लाही सत्याग्रह के तहत आती है। गांधी जी का ये कि कुछ अमन पसंद
सिविल नाफरमानी, कुछ गलत अंग्रेजों के कुछ गलत पॉलिसियां या लीडरों के कुछ गलत पॉलिसियां में इनका सही मजम्मत करनी चाहिए। और गांधी जी की जानिब से जो नॉन वायलेंस का जद्दोजहद जो है, यही एक शक्ल है, यही कुछ स्ट्रक्चर है कि जिससे हम अपनी इस आज़ादी को, लोगों के इन मुश्किलातों को दूर कर सके। यही आम इस्लाह सत्याग्रह के तहत, यही तो सत्याग्रह के तहत आती है। तो खुलासे के तौर पर हम कहेंगे कि हुक्मरान ने से अच्छा सत्याग्रह पे जोर दिया, अहिंसा पे जोर दिया गांधी जी ने, जिससे उन्होंने सत्याग्रह के तस्वुर और अमल में एक साथ जुड़ा दिया। सत्याग्रह जो है सियासी कार्रवाई का एक नया तरीका साबित हुआ, ये एक नया असर साबित हुआ, एक ऐसा टेक्निक जिसने हिंदुस्तान सियासत में इनकलाब बर्पा कर दिया और लाखों लोगों को बरतानवी राज से के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुतहरिक किया। हिंदुस्तान के लोगों को बहुत से मूवमेंट्स का, बहुत से चीजों का इनके जहन में डाल के कि किन चीजों से, किन टेक्निकों से आप अपनी सियासत का नाम रोशन करोगे और उस तरीके से लोगों पे राज करोगे, यही गांधी जी का एक अहम नारा था। गांधी जी के लिए जो सत्याग्रह अपना सियासी हुकूक हासिल करने का वाहिद जायज तरीका था। गांधी जी ने यह भी कहा कि सत्याग्रह ही है जो आपको अपना पॉलिटिकल राइट जो है हासिल करने का एक अहम जरिया है, क्योंकि ये सच्चाई और अपने तशद्दुद के नजरिया पर मबनी था। गांधी दौर में हिंदुस्तानी कौमी तहरीक के तमाम इनकलाबात का कैलेंडर पहलू सत्याग्रह था। गांधी जी को यह भी मालूम था कि अगर हमें अपने कौम को, अगर अपने कौम को हमें आज़ाद करना है तो हमें यही सत्याग्रह, इसी सत्याग्रह को यूज करना है, इसी सत्याग्रह के उसूलों पे हमें चलना है, ताकि हम अपनी इस तहरीक को ज्यादा से ज्यादा, इस अवामी तहरीक से लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए। ये गांधी जी की सबसे ताकतवर मर्सिया है जो हिंदुस्तान और दुनिया के लिए छोड़ गई है। सत्याग्रह हक की तलाश है। सत्याग्रह जो है इट इज आवर राइट, ये बिल्कुल हमारे हक के तलाश में है, ये हमारे हक को ढूंढ रहा है। गांधी जी का मानना था कि सच्चाई को हर एक जिंदगी का सनी बुनियाद होना चाहिए। गांधी जी जो कहता था कि सच्चाई जो है यही हमारे माइलस्टोन है, और इस सच्चाई की तलाश में अपनी जिंदगी में सच्चाई को तलाश करने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करनी चाहिए। चुनांचे इसका पूरा फलसफा जो है जिंदगी का फलसफा था, ये सिर्फ तनाज़ात के हक के लिए एक फलसफा नहीं था, बल्कि एक ऐसी चीज थी जिसे हमें अपनी जिंदगी में शामिल करना है और इसे हर वक्त जीना है, ताकि हम बेहतर और बेहतर इंसान बन सके। तो गांधी जी का खुलासे में इसने यही कहा है कि अगर हमें सच में इस चीज को काबिल कबूल करना है, तो अगर हमें आज़ादी का नारा, तो हमें सत्याग्रह को बड़े दम से और बड़े जोर और जोश से देखना है। तो अब हिंदुस्तान में सत्याग्रह पे कहां पे, जब 1916-17 में जब चंपारण बिहार में सत्याग्रह का नारा जो उजागर हुआ, क्योंकि वहां पे जो जमींदाराना तबका था, ब्रिटिशर्स ने उनकी खेतों में नील उगाने के लिए कहा था, और इस नील के पैदावार से उनको पैसे दिए जाते थे, लेकिन
ایسا ہوا کہ وہاں پہ جو فارمرز تھے اس نیل کی پیداوار سے ان کی زمین جو تھی وہ بنجر ہو چکی تھی. اس نیل کی پیداوار سے ان کو دوسری فصلوں کا کاشت نہیں ہوتا تھا, نہ کرتے تھے وہ, اور نہ وہ کاشت کے قابل رہتا تھا. لیکن انگریزوں نے جب باقی بنے بنائی چیزوں سے ان کو یہ میٹیریل ملنے لگا تو انہوں نے زمینداروں سے کہا کہ اب ہمیں آپ کی پیداوار کی ضرورت نہیں ہے. تو گاندھی جی جب وہاں گئے تو وہاں پہ آلریڈی جو پروٹیسٹ وائلنس ہو چکی تھی, تو گاندھی جی نے کہا کہ وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں اس کا کمپنسیشن دیا جائے, لیکن انگریز بالکل اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور گاندھی جی اس آندولن میں, اس موومنٹ میں وہ ان کے ساتھ شریک ہوئے, اور کافی حد تک, حتیٰ کہ جب انگریز 10% یا 15% دینے کے لیے راضی نہیں تھے تو گاندھی جی نے اپنے اس چیز کو, اپنے اس موومنٹ کو اس طریقے سے پیش کیا, نان وائلنس کو اس طریقے سے آگے بڑھایا, اور انگریز کئی حد تک وہ بالکل انٹرسٹڈ ہو گئے. بالکل انہوں نے اس بات کو مانا کہ ہم ان کو 20 یا 30 یا 40% کمپنسیشن دے دیں گے. یہ پہلا ستیاگرہ کا جو چمپارن بہار میں, اس کے بعد کھیڑا گجرات میں, وہاں پہ کیا تھا کہ وہاں پہ جو لوگوں نے ایک تحریک کا, ایک پروٹیسٹ کا کیا تھا, کیونکہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ گورنمنٹ سے کراپس کا ٹیکس دینے سے قاصر رہے, کیونکہ ان کراپس میں, ان پیداواروں میں پھیگو لگا تھا, بیماری لگی تھی, اور اس بیماری کے کارن ان کو پیسے نہیں ملے تھے, اور پیسے نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے جو ٹیکس وہ برٹشرز کو نہیں دے پا رہے تھے, اور برٹشرز ان پہ زیادتیاں کر کے لوگوں نے اس کے خلاف اپنا اظہار خیال کیا, اپنے اس چیز کا بھرپور, اور گاندھی جی ان کے ساتھ جڑے رہے, اور اس ٹیکس کو کئی حد تک ان کے بیچ میں کمپنسیشن دینے کے لیے راضی رہے. اور گاندھی جی نے اس ٹیکس کو, کہ چونکہ ان کو اس سال فصل نہیں ہوا ہے, پھیگی ہوا ہے, بیماری میں پھیل چکی ہے, اب ان کے ٹیکس کو معاف کیا جائے. اسی طریقے سے جو تیسرا جو دور ہے اس احمد آباد میں رہا. احمد آباد میں کیا تھا کہ کیونکہ یہ دونوں جو تھا بہار میں بھی اور گجرات میں بھی, تو ان دونوں جگہوں پہ گاندھی جی نے یہ ستیاگرہ کا نعرہ جو ہے, نان وائلنس کا نعرہ جو تھا, یہ انگریزوں برٹشروں کے خلاف شروع کی تھی. لیکن اب احمد آباد میں وہ لوگوں کے, انڈیا کے پیپل جو تھے, انڈیا کے جو وہاں پہ جو انڈسٹریل پیپل تھے, انہی کے خلاف وہ شروع کیے انہوں نے. تو کس بات پہ, کیونکہ جو احمد آباد میں جو ٹیکسٹائل کاٹیج انڈسٹریز جو زیادہ عام تھے, تو ان پہ جو لوگ کام کرتے تھے, تو بیماری کی وجہ سے وہاں بیماری پھیلنے کی وجہ سے وہ فیکٹریز میں یا ملز میں کام نہیں کر پاتے تھے. تو ان کو کیا کہ وہ کمپنسیشن ان کے بیچ میں, کہ ان کو کمپنسیشن ملنا چاہیے, اگر یہ انہی فیکٹریوں میں یا انہی فیکٹریوں سے بیمار ہو چکے ہیں, ان میں کام کرتے کرتے وہ بیمار ہو چکے ہیں, تو ان کو کیا کہتے ہیں کہ ان کو کمپنسیشن دیا جائے. تو یہی جو کچھ میں نے آپ کو کچھ ایگزامپل لاسٹ کے لیے بولا تھا. اب ہم بات کرتے ہیں تو
ہم کریں گے اور ایک کنسپٹ کی بھی ہے جس کو ٹرسٹیشپ گاندھی کا ایک سوشو اکنامک فلسفی تھا، سوشو اکنامک فلسفیکل کنسپٹ تھا. یہ مہاتما گاندھی نے اس کا جو میننگ تھا وہ یہی تھا کہ wealthy people would be trustees of the truth that look after the welfare of the people in general. کہ لوگوں کو کہ جو wealthy people ہے ان کو چاہے کہ وہ عام ناگرک کا خیال رکھے. ٹرسٹشپ کا تصور ہمیں ٹرسٹشپ فارمولا جو ہے ٹرسٹشپ ایک قدیمی ہندوستان میں تصور ٹرسٹشپ کا تصور گاندھی کے معاشی نظریات غربت کے خلاف ان کے عوامی جدوجہد سماجی و اقتصادی ناانصافی کے خلاف استحصال اور بگڑے ہوئے اخلاقی معیارات کا حصہ تھے. گاندھی عوام کی ماہر معیشت تھے. اس کا نقطہ نظر انسان و وقار میں جڑا ہوا تھا. اس کا معاشی فلسفہ صحیح تجربات کا نتیجہ ہے جو اس نے اپنی زندگی کے دوران کیے. اس کے عملی نقطہ نظر سے نے انسان و وقار کے تحفظ کے عمل میں موجودہ سماجی و اقتصادی مسائل کا ایک نئی سمجھی دی. ٹرسٹشپ جو ہے میننگ جو ہے having faith and confidence. فیتھ ہونی چاہیے، کانفیڈنس ہونی چاہیے کس پروسیس میں کہ ٹیکنگ ریسپانسبلٹی فار ایسیٹس اینڈ سوشل ویلیوز. زمیندار گاندھی جی کے مطابق امیر آدمی کو اپنی ملکیت کے ٹرسٹ کے طور پر کام کرنا ہوتا ہے، یعنی انہوں نے اپنی جائیداد اور مادی اشیاء کے حقوق عام لوگوں کے لیے وقف کر دینا چاہیے. مینز گاندھی جی کا یہی تھا کہ ایک انسان کے پاس جتنا بھی ایک ویلتھی پرسن کے پاس جتنا بھی ویلتھ ہے اور اب اپنا گزارا کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس ویلتھ میں حصہ جو باقی حصہ رہتا ہے وہ it should be devoted for the welfare of the society, welfare of the people. کہ اس باقی جائیداد کا وہ لوگوں کا حق ہے، وہ ٹرسٹی ہے اس کے اوپر. یہی گاندھی جی کا اصل جو ہے ٹرسٹشپ کا یہی مقصد تھا. اپنی دولت کے باوجود انہیں خود کو عوام مزدور کے درجے پر لانا پڑتا ہے اور محنت سے اپنی روزی کمانا پڑتا ہے. کہ جو پور لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کو اپنی محنت مگن سے محنت سے اپنی روزی کو کمانا پڑتا ہے. مزدوروں کے لیے انہوں نے وکالت کی کہ جو لیبر کلاس ہے اس کے لیے گاندھی جی نے وکالت کی، ان کے بیش کے لیے ان کے حق کے لیے کام کیا، ان کے حق کے لیے بات اٹھائی کہ انہیں اپنی محنت کے لیے بطور ٹرسٹی کام کرنا چاہیے، کہ ان کو اپنی محنت کے لیے بطور ٹرسٹی کام کرنا چاہیے. یہ گاندھی جی کا نعرہ تھا، جس کا مطلب یہی ہے کہ انہیں یقین ہونا چاہیے. کن کو یقین ہونا چاہیے؟ یہ جو ویلتھی پرسنز ہے ان کو یقین ہونا کہ ان کی پیداوار کوشش معاشرے کی فلاح و بہبودی کے لیے. ویلتھی پرسن کو اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ جو وہ کما رہے ہیں، جو ان کے پاس بچا ہوا، جو ان کے پاس اپنے بغیر جو بچا ہوا ہے، وہ کن کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، وہ کن کا ہونا چاہیے، وہ ان کو وہ جو باقی پیداوار ان کے پاس بچتا ہے وہ معاشرے کی فلاح بہبودی کے لیے، سوسائٹی کے لوگوں کے لیے استعمال ہونا چاہیے. جو موجودہ نظام جو ہے مزدور اپنی محنت بیچتا ہے، مزدور لوگ جو ہے اپنی محنت کو بیچ دیتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں کہ اس کے بدلے مجھے 50 روپے یا 60 روپے یا 100 روپے دیا جائے. اور امیر لوگ بازار سے خریدتے ہیں اور جو یہ ویلتھی پرسنز ہے یہ بازار سے خرید لے کے آتے ہیں، یہ ویلتھ بازار سے خرید لیتے ہیں.
इस तरह एमियर जो कार्ल मार्क्स का कि जो रिच पीपल है वो रिच जो होते जा रहे हैं और जो पुअर पीपल है वो पुअर होते जा रहे हैं। इसी तरह एमियर मुश्किल से अपने आप को किसी किस्म की जिस्मानी मशक्कत में मजबूर करते हैं, जबकि मजदूरों को मुसलसल जिस्मानी मशक्कत में मजबूर रहना पड़ता है। अब क्या है कि अमीर लोग जो है अगर उनको कोई मुश्किल होता है तो वो अपने किसी जिस्मानी मशक्कत से उसमें मजबूर रहते हैं, लेकिन जो मजदूर लोग हैं वो मुसलसल वो कंटिन्यूअस अपनी जिस्मानी मशक्कत से में मजबूर रहना पड़ता है, क्योंकि उनको तो कमाना है। वो उतना ही कमा पाते हैं जितना वो उनको आज खाना है, वो उतना ही कमा लेते हैं जितना उनको आज उन्होंने जितना कमाया है। यही गांधी जी का नारा था कि इन लोगों को जो वेल्दी पर्सन है इनको सोचना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, ये मेरा हक नहीं है, दूसरों का ट्रस्ट ही है। मिसाल सूरत हाल वो हो गई है जिसमें मजदूरों के पास फुर्सत हो और ज़राई पैदावार के मालिक भी किसी न किसी जिस्मानी मशक्कत में मसरूफ हो। ये मजदूर लोग कहां से लेके आएंगे, ये मजदूर लोग कहां बैठ पाएंगे? इनको तो करना ही करना है, वो किसी न किसी तरीके से जिस्मानी मशक्कत उनको करनी ही करनी है, तभी मास्टर में वो मेहनत का विकार कायम होगा। कि जब ये मजदूर लोग ही काम करेंगे तब भी तो अमीर लोग भी कमा पाएंगे ना। तो अब क्या है कि अमीर लोगों को सोचना चाहिए, अमीर लोगों के पास ये ट्रस्टी है कि वो देखे कि भैया मेरे पास कितना अलावा है, मुझे अपने खर्चे के अलावा कितना है, तो उन चीजों को उन बाकी जितना भी है वो मेरे ऊपर ट्रस्टी है, वो मेरे ऊपर एक बोझ है, मैं वो कैसे सोसाइटी के लोगों में उसको सरफ करूं। मजदूरों के पास पैदावार और तकसीम दोनों के अमल में हिस्सा होना चाहिए। मजदूरों को क्या होना चाहिए? दोनों चीजों में, पैदावार में भी और तकसीम उस चीज का कि उसका हिस्सा कितना बनता है, इस चीज में मजदूरों को हिस्सा होना चाहिए। यहां तक कि कुछ रियासती कवानीन भी मजदूरों को ऐसे हुकूक देते हैं, लेकिन कुछ रियासतों में या कुछ स्टेटों में या कुछ कंट्रीज में ऐसा है भी कि उनको अपना हक मिलना चाहिए। जो लेबर पीपल है, जो लेबर किस्म के लोग हैं, उनको अपने हक का हक मिलना चाहिए। अब क्या है कि माशरे के मौजूदा सरमायादाराना निज़ाम को मसावत पर मबनी में तब्दील करने का एक तरीका फार्मूला करते हैं। क्या फार्मूला है? अब ये सरमायादारों को अहमियत नहीं देते, बल्कि मौजूदा मालिक तबके को अपनी इस्लाह का मौका फराहम करते हैं। ये इस अकीदे पर मबनी है कि हिंदुस्तान फितरत कभी भी नजात से बाहर नहीं है। जो जायदाद की निजी मालिकियत के किसी हक को तस्लीम नहीं करता है, सिवाय इनके जहां तक इनकी अपनी फलाह व बहबूदी के लिए माशरे की ये दौलत की हो इस्तेमाल खारजा नहीं है। अच्छा, इन्हीं चीजों का फार्मूला बना के गांधी जी ने इस कंसेप्ट को दोहरा दिया। जिस तरह एक मकूल कम अज कम उजरत मीन्स की कम से कम जितने भी उसके पास बिजनेसमैन के पास इतना कि इसको वो उतना कम से कम दे दे जितना उससे क्या है कि वो अपनी जिंदगी का गुजारा कर सके। अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रस्ट, गवर्नमेंट रेगुलेशन होनी चाहिए, कुछ स्टेटों में भी है, लेकिन गवर्नमेंट की रेगुलेशन होनी चाहिए कि किसी भी इंडिविजुअल को अलाउ नहीं हो कि वो अपनी सेल्फी सेटिस्फिकेशन के लिए वेल्थ का इस्तेमाल करे, बल्कि नॉट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। वो अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी नहीं होना चाहिए। उनके पास वेल्थ उतना होना चाहिए, उनके पास वेल्थ उतना ही होना चाहिए, बाकी जो बचता है वो लोगों में देना चाहिए, वो उसके पास ट्रस्टी है। ये गांधी जी का नारा है। गांधी जी के माशरी निजाम
अच्छा, प्रिंसिपल जो है क्या था इसका, गांधी जी का जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप क्या था? इट शुड रिड्यूस द इनइक्वालिटीज, इट शुड रिड्यूस द इनइक्वालिटीज। जो इनइक्वालिटीज लोगों में पाए जाते हैं, ये ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट यही था कि वो उन इक्वालिटीज को दूर करे, वो इन इक्वालिटीज को दूर करे ताकि लोगों में अपने हक का हक मिल जाए। रिड्यूस गैप, ये जो गैप बढ़ चुकी है अमीर लोगों और गरीब लोगों के घर में, ये रिड्यूस होनी चाहिए, ये खत्म होनी चाहिए गैप। किन किन के बीच में? रिच एंड द पुअर, गरीब लोगों और अमीर लोगों के दरमियान जो गैप बन चुकी है, ये गैप बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। इससे क्या है कि लोगों में दरार पैदा नहीं होना है। और तीसरा चीज जो है वो कि ये कि इट शुड रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन, कि ये जो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, ये जो एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, अमीर लोग गरीब लोग एक्सप्लॉयट हो रहे हैं अमीर लोगों से, ये चीजें भी दूर होनी चाहिए। तभी तो ट्रस्टशिप का कंसेप्ट गांधी का कंसेप्ट, यही तो प्रिंसिपल थे गांधी का ट्रस्टशिप काउंसिल के। तो इस ट्रस्टशिप, ये हिंदुस्तान का एक कदीमी तस्वर है, आपकी किताब से बिल्कुल लिखा है, ट्रस्टशिप एक कदीमी हिंदुस्तानी तस्वर। तो इसने अपनी ट्रस्टशिप के नजरिया की बुनियाद उपनिषद के पहले सवाल पर रखी, जिसके मुताबिक हर चीज को खुदा के लिए वक्त करने और फिर इसे मुतालबा हद तक करने को कहा जाता है कि ये जो हमें दिया है, ये जो दौलत हमें मिली है, ये तो हमें उतना ही खर्च करना है, हमें उतना ही यूज करना है जितना हमें चाहिए। बाकी हमें छोड़ देना है तो ऊपर वाले पे, बाकी हमें देखना है तो ऊपर वाले पे देखना है। इसमें बुनियादी शर्त यही रखी गई है, ये ऊपर वाले की है। God has given them, God has given us, and we have to utilize for our self-interest, and the remaining part should be and the remaining part are the trustees of the poor people. यही तो इसका बुनियादी हुकूक है। इसमें बुनियादी शर्त ये रखी गई कि जो चीज दूसरों की है इसकी लालच न करे। मीन्स की जो इंसान के पास जो दूसरों का ट्रस्टी जितना अमाउंट है उस पर लालच नहीं होनी चाहिए कि अब मैं ये रखूं, अब मैं जमा करूं, अब मैं ये करूं, अब मैं, या जिसको हम दूसरे लफ्जों में ये भी कहते हैं, पहली सूरत में हर चीज को खुदा के सुपर्द कर देना चाहिए और उसमें सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है। जैसे हम आज के ज़माने में हम मतलब बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट्स हैं जिन पे हम पैसे जमा करते हैं और वो पैसा जो है अब हम किस गर्ज से देते हैं कि उसको गरीब लोगों, मोहताज लोगों में बांट दिया जाए। वो भी अगर हम अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहे हैं तो वो भी अपनी जिंदगी का कम बेश तरीके से गुजार पाए। खुदा की मखलूक की खिदमत के लिए जरूरी है अपनी सख्त जरूरियातों के मुताबिक। इससे ये बात बिलाशुबा वाज़ेह हो जाती है कि ये सिर्फ सन्नती और कारोबार शोबों में नहीं है कि ट्रस्टशिप के नजरे को लागू किया जाए। इस नजरे की राह ला ताल्लुक और खिदमत है। जबकि ये दोनों खूबियां पैदा न हो तो इस हुक्म की दोनों मुमकिन नहीं हो सकते हैं। मीन्स इन चीजों को आपको किसी भी हालत में आपके पास जितना भी दिया हुआ है वेल्दी पीपल के लिए, कार्ल मार्क्स का भी यही कंसेप्ट था कि जो रिचर पर्सन्स है वो रिचर जा रहे हैं और जो पुअर पीपल है वो पुअर जाते हैं। उसी तरीके से गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट दे दिया है कि जो भी आपके पास दिया हुआ है उसका इस्तेमाल उतना ही होना चाहिए जितना आपको लग रहा है। बाकी जो आपके पास बचता है वो ट्रस्टी है, वो पुअर पीपल का हक है। उस जायदाद को बहुत तरीकों से गांधी जी ने दोहराया है। एक होता है कुदरत का तोहफा,
गॉड गिफ्टेड गांधी जी का मानना है कि ये जो सारे चीजें जो है ट्रस्टी है, ये खुदा की तरफ से ही है, ये होली की तरफ से ही है। अब न कि बाय द मुस्लिम कन्वर्सेशन बट आल्सो विद द हिंदू कन्वर्सेशन, कि दोनों सेक्टर्स में या क्रिश्चियनिटी में या बुद्धिज्म में सभी सेक्टर्स में यही लिखा गया है कि जो आपके पास ये दौलत है ये ऊपर वाले की तरफ से है, लेकिन अब आपको कितना खर्च करना है, मिनिमम खर्च करना है जितना आपकी जिंदगी जरूरियात हो। अब उसके बाद जितना भी है, थैंक यू, शुक्रिया।